में सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो टॉपिक है ये प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन का है, और जो प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन का मामला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन जो है इसको हमने क्या किया है कि आप देखेंगे दो पेज में समेटने का काम किया है, ठीक है। दो पेज में समेटने का मतलब ये है कि एक ये लिस्ट है, ठीक है, एक ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी में है, इसी की इंग्लिश है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक ये लिस्ट है, हिंदी में है और ये इसी की इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो दो लिस्ट है मतलब दो पेज की लिस्ट है समझिए, ठीक है। और आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपने पेज पर लिखेंगे तो एक ही पेज होता है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल बेशक। देखो तो कुल मिलाकर ये है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चंस का मामला बनता है कि जैसे कौन सा विद्रोह है, किस क्षेत्र में हुआ, किस वर्ष हुआ और प्रमुख नेता कौन, ठीक है। यही चीजें पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताइए कि पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप बताएंगे राजमहल का जो राजमहल पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर ये राजमहल पहाड़ियां पाई जाती है, यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 1778 में हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे? राजा जगन्नाथ। कौन थे भैया? राजा जगन्नाथ थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत फैक्ट, जैसे अगर किसी को लग रहा है बहुत फैक्ट हो जा रहा है तो याद तो करना पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा, सिलेक्शन निकालना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया जनजाति, क्षेत्र, वर्ष और प्रमुख नेता, इस लिस्ट को आपको याद करना है, तैयार करना है। बाकी डिटेल में जिनको पढ़ने की इच्छा है वो आगे की चीजों को देख लें, ठीक है। और पढ़ना भी चाहिए, कोई ऐसा है ना जरूरी चीज तो है ही इसमें, चीजें और कोई डरने वाली चीज नहीं है। सन्यासी विद्रोह तो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। सन्यासी विद्रोह के बाद फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के बाद क्या? फकीर विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। करनी है और ये लिस्ट इसलिए उपलब्ध कराई गई है क्योंकि यही से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको लिस्ट पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है कि पहाड़िया विद्रोह, ज्वार विद्रोह, उरांव विद्रोह, हो विद्रोह, ठीक है, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, किस वर्ष हुआ, प्रमुख नेता कौन था, ये तो आपको तैयार करना ही करना है। बाकी आइए डिटेल में जो चीजों की बात है, सन्यासी विद्रोह की डिटेल में बातचीत हो चुकी है, फकीर विद्रोह की डिटेल देख लीजिए। जैसे फकीर विद्रोह है तो फकीर विद्रोह के बारे में क्या चीजें हैं कि भैया इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था साथियों बंगाल, ठीक है ना। इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था बंगाल। नेता कौन थे? मजनून शाह और चिराग अली। और यह विद्रोह मूलतः क्या था? धार्मिक था। तो केवल ये पॉइंट याद करने हैं क्या क्या कि फकीर विद्रोह का टाइम पीरियड 1776-77, क्षेत्र कौन सा है? बंगाल, नेता कौन है? मजनून शाह और चिराग अली। और यह विद्रोह कैसा था? मूलतः धार्मिक था। अगर आप देखेंगे तो जैसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल एक चीज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ सन्यासी विद्रोह और एक तरफ फकीर विद्रोह, एक तरफ सन्यासी विद्रोह और एक तरफ फकीर विद्रोह, ठीक है। तो देखिए तो भाई सन्यासी किस धर्म में नाम सामान्यतः कहा जाता है? तो सामान्यतः जो हिंदू धर्म में होते हैं संत महात्मा टाइप के लोग उनको सन्यासी कहते हैं, ठीक है। और इस्लाम धर्म में जो सन्यासी टाइप के मतलब संत महात्मा टाइप के लोग होते हैं उनको फकीर कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि आपको क्या करना है, एक तरफ सन्यासी विद्रोह है, दूसरी तरफ है ना क्या दिया आपका फकीर विद्रोह, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, देख फकीर विद्रोह की अगर बात करें तो सीधा सीधा क्षेत्र याद करना है बंगाल, मजनून शाह और चिराग अली नेता है, विद्रोह मूलतः कैसा था? धार्मिक था। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान देनी है। अब हम अहोम विद्रोह पर आए। अहोम विद्रोह में क्या है, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक था। एक बात है कि ये विद्रोह है, ये जनजाति विद्रोह है, इसमें कुछ और आंदोलन भी है। ये फैक्चुअल डाटा है ही इसमें, चूंकि क्या होता है कि नाम ऐसे होते हैं है ना, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, इसलिए आपको इनको पढ़ने में थोड़ी असुविधा लगती है, लगता है कि कैसे याद करें, बहुत फैक्चुअल हो रहा है। लेकिन फैक्चुअल हो चाहे जो भी हो, याद करना है, ठीक है। देखिए अहोम विद्रोह क्षेत्र क्या है? असम। नेता कौन है? गोंधर कुंवर और रूपचंद्र कुमार, ठीक है। कारण क्या था? अंग्रेजों का अहोम प्रदेश को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास, ठीक है। तो आगे क्या है, अहोमों ने 1828 में गोंधर को तथा 1830 में रूपचंद्र को राजा बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन दोनों को क्रमशः 7 साल और 14 साल की सजा हुई। 1833 में 3 अहोम, ठीक है, महाराज देने से विद्रोह रुका। मतलब समझ रहे? मतलब आप ये समझिए इस चीज को कि जैसे जो असम वाला क्षेत्र है, आज जहां पर असम है आप सब जानते हैं, ठीक है। आज जहां पर असम है आप सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जनसंख्या में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का या पूर्वोत्तर भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है असम, ठीक है। तो ये जो असम है, इस असम को साथियों क्या कहा जाता था? इसी असम को अहोम कहा जाता था। इसी असम को क्या कहा जाता था? अहोम कहा जाता था, ठीक है ना। तो अहोम और इसी असम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसी असम को प्राचीन काल में कहा जाता था कामरूप, ठीक है। इसी असम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये प्राचीन काल में इसी असम को कामरूप कहा जाता था। तो उसका भी ध्यान देना है कि प्राचीन काल में इसको कामरूप कहते थे, ठीक है ना। नेता इसके गोंधर कुंवर और रूपचंद्र कुमार है। तो मामला इसमें ये हुआ कि जो अहोम है, ठीक है ना, अहोम राज्य है, अंग्रेजों ने इसे अपने ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। और इसके पीछे का एक और कारण देखिए, इसके पीछे का एक कारण ये भी देखिए, याद करिए पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, एकदम दिमाग में इसको ले आइए। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध आपको याद है? पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। तो अगर आप पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे, कब हुआ था पहला आंग्ल बर्मा युद्ध? तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ था 1824 में और खत्म हुआ था 1826 में। तो एंग्लो बर्मा वॉर की बात हम क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को ले आइएगा कि एंग्लो बर्मा वॉर का मतलब हो गया कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध, ठीक है, एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच में, ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच में, ठीक है, जो युद्ध हुआ, बर्मा मतलब आज का म्यांमार, तो ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच में जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा? तो इस युद्ध के रिजल्ट की बात करें, इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो परिणाम ये था कि असम और उसके आसपास के राज्यों का भारत में मिले। असम व उसके आसपास के राज्यों का, असम व उसके आसपास के राज्यों का भारत में मिले। आसपास के क्षेत्रों का क्या हो गया? क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया, ब्रिटिश भारत में विलय हो गया, ठीक है, ब्रिटिश भारत में विलय हो गया, ठीक है। तो बात को जरा समझिए कि भाई जब पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जब पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है, जब पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ब्रिटिश भारत ने बर्मा को हरा दिया, मतलब आज का जो म्यांमार है उसे हरा दिया, और असम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे आज की डेट में आप 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, इसे ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। तो जब यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया तो असम के क्षेत्र पर जब अंग्रेजी सरकार ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो उस क्षेत्र के जो जनजातीय राजा थे, ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया। देखिए आप लिखा है ना कि अंग्रेजों का अहोम प्रदेश को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र बर्मा से तो छीन चुके थे अंग्रेज,
ये जो असम और उसके आसपास का क्षेत्र है जिसे आज सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं, इसे ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी फौज के द्वारा इसे बर्मा से छीना जा चुका था। लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत भी कई छोटे छोटे जनजातीय या आदिवासी राज्य थे, राजा शासन करते थे। तो जब इस क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने शुरू किए, अधिकारी नियुक्त किए, पदाधिकारी नियुक्त किए, ठीक है, सेना डिप्लॉय करी, अपनी सेना को तैनात किया, तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विद्रोह हुआ। ठीक है, तो पहले गोंदर कुंवर और फिर रूपचंद्र कुंवर, ठीक है ना। तो पहले गोंदर कुंवर को 1828 में इस क्षेत्र के लोगों ने अपना राजा घोषित करके, ठीक है, इस युद्ध को मतलब इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। फिर 1830 में रूपचंद्र कुनार को अपना राजा घोषित करके इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। लेकिन पहले गोंदर कुंवर को 7 साल की, फिर आगे चलकर रूपचंद्र कुनार को 14 साल की सजा हुई। ठीक है, अंततः यह युद्ध या यह विद्रोह 1833 में तब समाप्त हुआ जब इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने 3 राजा स्वीकार किया। मतलब असम के ये जो आदिवासी क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि यहाँ पर 3 अहोम महाराजा रहेंगे। मतलब ये है कि अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र पर आप ही का राज रहेगा। अहोमों से बात करी, असम के लोगों से, वहां के जो आदिवासी क्षेत्र थे उनसे, नेताओं से बात करी कि भाई आप ही का राज रहेगा, इस पर हमारा जो कंट्रोल होगा वो इनडायरेक्ट होगा, हमारा कंट्रोल जो होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ पाए। और इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करे। बहुत एकदम सिंपल है कि एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के रिजल्ट के रूप में आसाम और उसके आसपास का एरिया जिसे ब्रिटिश भारत ने क्या किया, एक्वायर कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है ना, तो उस क्षेत्र में जो आदिवासी राजा थे उन्होंने इसका विरोध किया कि भैया यहाँ पर ब्रिटिश लोग अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक ठीक। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। तो वही चीजें लिखिए कि भैया कौन से रीजन में हुआ असम, लीडर कौन था, गोंदर कुंवर एंड रूपचंद्र कुनार। ठीक है, रीजन दिया है और आगे क्या कुछ चीजें हुई है वो दिया है। तो हिंदी इंग्लिश बोथ में है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, बाकी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पहले आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या फर्स्ट आंग्लो बर्मा वॉर के पश्चात किस क्षेत्र में एक बड़ा विद्रोह देखने को मिला। तो आप बताएंगे असम या अहोम क्षेत्र में। या आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि अहोम विद्रोह कब हुआ, तो 1828 से 1833। और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, गोंदर कुंवर और रूपचंद्र कुनार। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अहोम विद्रोह का कारण क्या था, तो आप बताएंगे अंग्रेजों द्वारा अहोम प्रदेश को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास। ठीक है ना, और अंततः इसमें 3 महाराजा यहाँ पर स्वीकार किया अंग्रेजी सरकार ने कि ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में 3 महाराजा आप अपने बना लीजिए। ठीक है, अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, और हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, अरे मैप यूज करें। आपके दिमाग में इतना मैप नहीं आ रहा, जब हम असम की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इतना मैप तो आराम से आ जाना चाहिए कि भाई अगर मोटी मोटा देखा जाए तो जब इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, मोटी मोटा अगर देखा जाए तो जब आप इस तरीके से चीजों को बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी वाले क्षेत्र में ये विद्रोह होगा। इसमें मैप बनाकर टाइम वेस्ट करने का मतलब है, इतना तो आपको पता है कि असम की अगर बात कर रहे हैं तो किस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है ना, चलिए चलिए, उसमें मैप और आएगा कहां से, देखिए अब इसमें जरा देखिए। और अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने का मन है, जैसे मैं बना के आपको बताता हूं, फ्लो चार्ट बनाने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट लिखा है, आप बीच में लिख लीजिए अहोम विद्रोह, उसके एक तरफ लिख दीजिए क्षेत्र असम, दूसरी तरफ लिख दीजिए क्या कि नेता गोंदर कुंवर रूपचंद्र कुनार, तीसरी तरफ लिख दीजिए क्या कारण, चौथी तरफ लिख दीजिए क्या ये वाली लाइन, पांचवी तरफ लिख दीजिए क्या ये वाली लाइन। हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे अगर आपको कंटेंट दे रहा हूं तो इसलिए ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर पाऊं और थोड़ा आपका समय बचे। ठीक है ना, चलिए पागलपंथी विद्रोह देख लीजिए। अब इसका पागलपंथी विद्रोह इसे क्यों कहा गया, तो पहले तो आप ये देखिए 1813 से 31 तक चला है, 1813 से 31 तक चला है। ठीक है, क्षेत्र क्या है इसका, बंगाल है, नेता कौन है, टीपू मीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अरे आगे कारण क्या है, जमींदारों का अत्याचार, पागलपंथ कर्मशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो इसे पागलपंथी विद्रोह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नेता जो कर्मशाह थे उन्होंने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय चला रखा था। मतलब ये है कि जैसे होता नहीं कि बाबा लोगों के, ठीक है, कभी-कभी बाबा संत महात्मा टाइप के कुछ लोग होते हैं तो उनके अपने कुछ फॉलोअर हो जाते हैं, उनके अपने कुछ फॉलोअर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस देश में जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं तो उनके कुछ फॉलोअर हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं तो उनके कुछ फॉलोअर हैं, बाबा बागेश्वर वाले जी हैं तो उनके कुछ अपने फॉलोअर हैं। तो सबके अपने फॉलोअर है ना, तो सभी बाबाओं के अपने फॉलोअर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, अपने फॉलोअर्स को एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अपने फॉलोअर्स को एक नाम दे सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर है कि भैया जो पागलपंथी संप्रदाय था ये कर्मशाह द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय था। मतलब बाबा कर्मशाह जो थे इन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या कहा, पागलपंथी कहा। ठीक है, क्या कहा, पागलपंथी कहा। ठीक है ना, चलिए पागलपंथी कहा। ठीक है, चलिए बाकी आप चिंता न करें, जब आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री के कंप्लीट होने के बाद हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री की भी एक ई बुक टाइप कर देते हैं, मतलब जितना अभी तक पढ़ाया है सबका नोट्स एक साथ। ठीक है ना, हाँ जी, तो जैसे जैसे पढ़ाया गया है वैसे वैसे ही दिया जाएगा, जैसा जैसा पेज पे लिखा है सेम वही मिलने वाला है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी है, जब पूरा कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि हाँ भैया ये रहा, ले लो। कर्मशाह के पुत्र टीपू, ये टीपू मीर किसके पुत्र है, कर्मशाह के पुत्र है। 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और यहाँ के राजा बन गए। शेरपुर कहाँ पर है, बंगाल वाले क्षेत्र में था। अंततः जिंद चले गए और वहीं 1852 में मृत्यु हो गई। मतलब आप समझिए कि अगर हम पागलपंथी रेबेलियन की बात करते हैं, पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है। तो पागलपंथी विद्रोह अगर अहोम विद्रोह के पहले हुआ बाद में हुआ तो डेट लिखी है। ठीक है, तो डेट से लग रहा है ना कि पहले हुआ तो पहले हुआ। ठीक है, तो भैया पागलपंथी रेबेलियन जो है इसका रीजन बंगाल है, लीडर टीपू मीर है और टीपू मीर पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है, पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक कर्मशाह के पुत्र है। ठीक है ना, तो ये इसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है ना, तो ये सिंपल चीज है। देखिए तो क्या आपको दिमाग में करना है, अब इस तरह से मान लीजिए कि आप बनाना चाहते हैं फ्लो चार्ट का टाइप से नोट्स, तो फ्लो चार्ट टाइप का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पागलपंथी विद्रोह बीच में लिख लीजिए। आप बीच में लिख लीजिए पागलपंथी विद्रोह, एक तरफ लिखिए क्षेत्र बंगाल, दूसरी तरफ नेता टीपू मीर, तीसरी तरफ कारण, चौथी तरफ ये वाली लाइन कि भैया कर्मशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और इधर ये वाली लाइन लिख लीजिए और इधर ये वाली लाइन लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे गोल गोल करके घुमा के लिख लेंगे और ये बढ़िया फ्लो चार्ट वाला आपका नोट्स बन जाएगा। फिलहाल समझिए, तो इसमें समझना ये है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कर्मशाह। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम था क्या, कर्मशाह। तो ये जो कर्मशाह थे, एक व्यक्ति है जिनका नाम था कर्मशाह, तो ये जो कर्मशाह थे, ठीक है, ये जो कर्मशाह थे, कर्मशाह के अपने कुछ फॉलोअर्स थे, इनके अनुयायी। ठीक है, तो कर्मशाह के जो फॉलोअर्स हुए, जो अनुयायी हुए, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को इन्होंने क्या कहा, पागलपंथ कहा, पागलपंथी कहा। और अपने इस संप्रदाय को, ठीक है, एक आदर्श धार्मिक संप्रदाय था, सेमी रिलीजियस संप्रदाय था, तो इसको इन्होंने पागलपंथी संप्रदाय कहा। तो इसी वजह से है ना, तो भैया कर्मशाह के अपने जो फॉलोअर हुए उन्हें पागलपंथ कहा गया और इस संप्रदाय को पागलपंथी संप्रदाय कहा गया। और इसी कर्मशाह के बेटे हुए टीपू मीर, तो टीपू मीर ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह किया जिसे पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना। और इस विद्रोह की शुरुआत 1813 में हुई, 31 में खत्म हुआ। अंततः टीपू मीर को है ना भाई ये बंगाल वाला क्षेत्र छोड़कर जिंद जाना पड़ा। जिंद शायद हरियाणा में पड़ता है या पंजाब में पड़ता है, देखना पड़ेगा। तो अंततः ये जो है जिंद चले गए, शायद हरियाणा में पड़ता है, तो जिंद चले गए और वहीं पर अपना बाकी का जीवन बिताया। ठीक है, एकदम आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो
पागलपंथी विद्रोह भी हो गया आपका, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, देखिए आप फराजी विद्रोह पर आ जाते हैं, फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन को भी देख लिया जाए कि क्या कुछ चीजें कैसे हैं, ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस आप केसेस के साथ पढ़ते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा, ये भी बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़ा जाए। हाँ, हरियाणा में अभी तो सारी क्लासेस अटेंड करके नोट्स बनाइए, और आपका जो एक्स्ट्रा क्लास इधर हुई है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, इधर जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, कितने, ठीक है ना, हाँ जी, उसके बाद तो क्लासेस कम हो जाएंगी, फिर आप रिवीजन करिएगा, तब तक आप केवल पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है। दादू का फर्जी आंदोलन, अच्छा हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि भैया दादू ने फर्जी आंदोलन कर लिया, याद करने के लिए कि दादू ने फर्जी आंदोलन कर लिया, ठीक है। देखिए तो ये क्षेत्र बंगाल, नेता दादू मीर, और ये नोट्स भी वैसे ही आप कर सकते हैं कि बीच में लिख लीजिए फर्जी आंदोलन, और एक तरफ लिखिए क्षेत्र, एक तरफ नेता, एक तरफ कारण, और एक तरफ उसकी और डिटेल, एक तरफ उसकी और डिटेल, एक तरफ उसकी और डिटेल, बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो भैया फराजी आंदोलन जो है, फराजी आंदोलन कहाँ पर हुआ? बंगाल में हुआ, ठीक है ना। भैया ठीक है, तो फराजी आंदोलन जो बंगाल क्षेत्र में हुआ, इसके नेता कौन है? दादू मीर, मतलब मोहम्मद मोहसिन, ठीक है ना। कारण क्या था? जमींदारों और अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने के लिए। देखिए जितने भी आंदोलन हुए हैं सब आप देखेंगे तो या तो अंग्रेजों के विरुद्ध है, और या तो फिर जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध ज्यादातर में, ठीक है ना। हाँ जी, तो फराजी लोग फरीदपुर निवासी हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। वही चीज है जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि भैया करमशाह ने जो पागलपंथी है ना संप्रदाय बनाया, उसकी वजह से पागलपंथी आंदोलन कहलाया। यहाँ पर हाजी सैयदुल्लाह ने, ठीक है, एक संप्रदाय बनाया जिसे फराजी, ठीक है, फराजी संप्रदाय कहा गया, ठीक है। तो हाजी सैयदुल्लाह द्वारा बनाया गया था। दादू ने करबंदी आंदोलन चलाया, इसने नारा दिया समस्त भूमि का मालिक खुदा है, ठीक है। इसके नेता अंत में वहाबी दल में शामिल हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि हाजी शरीफुल्लाह नाम के एक विद्वान है, हाजी शरीफुल्लाह नाम के एक विद्वान है। हाजी शरीफुल्लाह के जो फॉलोअर हुए उन्हीं को फराजी कहा गया, फर्जी नहीं, फराजी कहा गया। तो हाजी शरीफुल्लाह के जो फॉलोअर हुए, हाजी शरीफुल्लाह के जो फॉलोअर हुए उन्हीं को फराजी कहा गया, ठीक है। और ये जो फराजी लोग हैं इन्होंने दादू मीर अर्थात मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जिसे फराजी आंदोलन कहा गया। और यह आंदोलन जमींदारों या अंग्रेजों के शोषण के विरोध में था, और अंग्रेजों द्वारा जमींदारों द्वारा जो टैक्स लगाया गया था, तो इसमें ये नारा दिया गया कि चूंकि समस्त भूमि का मालिक खुदा है इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे, चूंकि समस्त भूमि का मालिक खुदा है इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है ना। तो रीजन बंगाल, लीडर दादू मीर मोहम्मद मोहसिन। रीजन क्या था? अगेंस्ट, ये रीजन लगे, ये रीजन लगे, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड इंग्लिश एक्सप्लॉइटेशन बंगाल, है ना, बंगाल टू एस्टैब्लिश मुस्लिम पावर, ठीक है, टू एस्टैब्लिश मुस्लिम पावर इन बंगाल, टू एस्टैब्लिश मुस्लिम पावर इन बंगाल। तो इसका जो कारण था, कारण तो ठीक है लेकिन उद्देश्य भी जरा समझेंगे कि मैं टू एस्टैब्लिश मुस्लिम पावर इन बंगाल, तो बंगाल में मुस्लिम पावर को एस्टैब्लिश करना इसका मुख्य पर्पस था। द फराजीज वर द फॉलोअर्स ऑफ द सेक्ट रन बाय हाजी सैयदुल्लाह, रेसिडेंट ऑफ फरीदपुर, ठीक है। तो दादू स्टार्टेड द करबंदी मूवमेंट, ही गिव द स्लोगन गॉड इज द मास्टर ऑफ ऑल द लैंड, ठीक है। इट्स लीडर इवेंचुअली जॉइंड द, देखिए इसको यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये चीजें आपने नोट्स बनाया, फिर हल्का सा आपने विचार कर लिया। जब आप इसको याद करेंगे थोड़ा आप विचार करेंगे, कैसे विचार करेंगे कि हाजी सरीतुल्लाह नाम के एक स्कॉलर थे, एक संत थे, जिनके फॉलोअर्स को फराजी कहा गया, जिनके फॉलोअर्स को फराजी कहा गया, और इन्हीं के एक मतलब फेवरेट फॉलोअर हुए जिनका नाम था दादू मीर। तो दादू मीर के नेतृत्व में इन फराजियों ने आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, और कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि समस्त भूमि का मालिक खुदा है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे आप, तो चीजें याद हो सकती है लंबे समय तक, ठीक है भाई। वहां भी आंदोलन पर आते हैं, ईयर भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ईयर तो इंपॉर्टेंट है, जितने विद्रोह है लगभग सभी का ईयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही तो इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सा आंदोलन है या विद्रोह है, किस वर्ष हुआ है और कौन नेता रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट होता है वो ईयर और नेता इंपॉर्टेंट होता है कि किस विद्रोह का ईयर क्या है और उसके नेता कौन है, ठीक है। मुख्य रूप से यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। हाँ देखो भैया, ठीक, देखो ऐसा है कि जहां तक इस बात का सवाल है कि इंपॉर्टेंट पर हम स्टार लगा दें या टिक कर दें, तो हम बता रहे हैं आपको कि कॉमनली क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ईयर और नेता, कि किस वर्ष हुआ और कौन नेता था, ठीक है ना। हाँ जी, सिंपल। अब वहां भी आंदोलन की बात करें, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को इस आंदोलन में गंभीर चुनौती थी। दिस मोमेंट है ना पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, ठीक है। तो प्रमुख नेता सैयद अहमद है और इनायत अली है। सैयद अहमद अरब के अब्दुल वहाब तथा दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से प्रभावित थे, ठीक है, शाह वलीउल्लाह से प्रभावित थे, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना, अतः यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था, ठीक है ना। अजय भैया, मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य था, मतलब यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था, ठीक है। अच्छा, और इसका केंद्र क्या था? प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मद्रास, मुंबई, बंगाल, तो कई सारे क्षेत्र, ठीक है, इसके केंद्र में थे। मूल उद्देश्य क्या था? भारत को दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम बनाना। भारत को दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का देश। तो दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम बनाना। इन्होंने सिखों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, ठीक है, तथा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजी विरोधी प्रचार किया। यह आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। यह पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन था जो कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण न कर सका। देखिए बात को समझिए, इसमें क्या कुछ समझना है, क्या कुछ चीजें। वहाबी आंदोलन के बारे में आप ऐसे समझिए कि ठीक है, पॉइंट्स आप नोट करेंगे, पॉइंट्स आप नोट करेंगे कि क्या कुछ चीजें थी। अब इसको ऐसे समझिए कि वहाबी आंदोलन मोटी मोटा ये समझना है कि मुसलमानों का मुसलमानों के लिए आंदोलन था। यह एक धार्मिक आंदोलन था, यह मुस्लिम पुनरुत्थान आंदोलन था, ठीक है। इसमें जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो कभी औरंगजेब के समय में हुआ करता था, ठीक है। तो जब भी वहाबी आंदोलन की बात आएगी तो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में जो तुरंत कंसेप्ट आना चाहिए वो ये कि वहाबी आंदोलन कैसा आंदोलन था? यह एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें धर्म को प्रमुखता दी गई, धर्म विशेष को, इस्लाम धर्म को प्रमुखता दी गई, और इसमें यह प्रयास किया गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लाम था उसे पुनः स्थापित किया जाए। यह प्रयास किया गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लाम था उसे पुनः स्थापित किया जाए। इसमें सिखों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। तो अगर इस आंदोलन में सिखों के खिलाफ
जिहाद का नारा दिया जा रहा है तो समझिए कि ये कितना कट्टर आंदोलन था। यह एक कट्टर आंदोलन था और सिखों के खिलाफ जिहाद का मतलब है कि सिखों के खिलाफ धर्म युद्ध, सिखों के खिलाफ धर्म युद्ध, ठीक है। यही कारण है कि यह आंदोलन पूरी तरह से धार्मिक सांप्रदायिक ही रहा, यह कभी राष्ट्रीय स्वरूप धारण न कर सका। वो अलग बात है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके केंद्र बनाए गए थे, ठीक है ना। इसमें यहां तक कहा गया कि भारत काफिरों का देश है। भारत क्या है? भारत दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब का मतलब हो गया काफिरों का देश, कि यहाँ पर कौन रहते हैं? ज्यादातर गैर मुसलमान रहते हैं, ठीक है। तो दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमानों का देश, मतलब ऐसे लोगों का देश जो कि मुसलमान नहीं है। तो इसे क्या बनाना है? दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब इस्लाम का देश बनाना है, मुसलमानों का देश बनाना है, ठीक है। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन चल रहा था, ठीक है। जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कट्टर और सांप्रदायिक आंदोलन था, ठीक है। यही चीज आप औरंगजेब के टाइम में भी देखते हैं, ठीक है ना। खैर आप देखेंगे कि आपको क्या याद करनी है चीजें, तो ये जो याद करने वाली चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रमुख नेता याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें अंग्रेजी संप्रभुता को भी चुनौती दी गई थी, ठीक है। बाकी और कोई खास ऐसा जरूरी चीज नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि इसका टाइम पीरियड 1830 से 60 तक चलता रहा। अंग्रेजी संप्रभुता को चुनौती दी गई। प्रमुख नेता सैयद अहमद इनायत अली थे, ठीक है ना। और ये जो सैयद अहमद है ये अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, जो कि अरब के थे, ठीक है। बाकी केंद्र वगैरह की आवश्यकता नहीं है, है ना। दिमाग में ये रहेगा ही कि जिहाद का नारा दिया गया था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। कुका आंदोलन की बात कर लेते हैं, कुका आंदोलन की बात कर लेते हैं भाई। कुका आंदोलन जो है इसमें ये समझिएगा कि ऐसे ही एक कुकी आंदोलन भी है। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर। तो कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था, कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। सिख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के उद्देश्य से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था, ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो देख लिया जाए, नहीं देखिए कोई भी धर्म आज की डेट में कोई भी धर्म किसी एक देश में नहीं है। अगर आप इस्लाम की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, तो ये भी 50 से ज्यादा देशों में फैला है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो वैसे तो मूल रूप से हिंदू धर्म आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आपको अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, सऊदी अरब वगैरह में मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग दुनिया के कोने-कोने में फैले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से सिख धर्म है, तो सिख धर्म के लोग हिंदुस्तान में तो ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे तो कनाडा में भी खूब है, ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक-ठाक है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। तो कोई भी धर्म आज की डेट में एक देश में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए कुका आंदोलन की बात करें तो सिख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का उद्देश्य था इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिख धर्म में सुधार, अरे सिख धर्म में सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। आगे चलकर ये राजनीतिक हो गया और इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना हो गया। इसके नेताओं का नाम याद रखेंगे, भगत जवाहर मल, ठीक है, बालक सिंह और राम सिंह कुका, राम सिंह कुका, ठीक है ना, राम सिंह कुका, ठीक है, राम सिंह कुका, ठीक है, राम सिंह कुका, राम सिंह कुका जरूर याद रखेंगे भैया। मुख्यालय इसका था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हजारा, आज की डेट में हजारा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो भैया इसने सिख प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। तो जिस तरह से वहाबी आंदोलन ने, है ना, जिस तरह से वहाबी आंदोलन मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहता था, वैसे ही कुका आंदोलन सिख सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो सब अपने अपने हिसाब से लगे थे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देंगे कि भैया जहां एक तरफ वहाबी आंदोलन मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी तरफ कुका आंदोलन सिख सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। लिखा ना कि भैया इसने सिख प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। 1872 में राम सिंह कुका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और राम सिंह कुका ने ही नागाधारी आंदोलन चलाया, जिसमें मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिला समानता पर जोर दिया गया। तो कुका आंदोलन बड़ा बढ़िया, मतलब कुछ मायनों में बढ़िया आंदोलन था, ठीक है ना। जैसे अब देखिए, तो कुका आंदोलन के बारे में सारी बातें हैं कि दिस मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड विद द aim of Sikh religious and social reform later became political, whose aim was headquarters Hazara था. It also tried to restore Sikh sovereignty. In 1872 राम सिंह कुका was arrested and sent to रंगून। तो देखिए भैया, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में भी हिंदू है, लगभग 1% के आसपास बचे होंगे। देखिए अब इसमें समझिए भाई, कुल मिलाकर कुका मूवमेंट के बारे में बात करें तो पूरी बात यहाँ पर यह है कि भाई कुका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य शुरू में था, शुरुआत में इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक रूप से कुप्रथाएं हैं, उनको सही किया जाए, उनको दूर किया जाए, उनको सुधारा जाए। तो शुरू में इसका उद्देश्य क्या था? शुरू में इसका उद्देश्य था कि सिख लोगों के अंदर, सिख धर्म में जो भी बुराइयां कुरीतियां हैं सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, उसे ठीक किया जाए। लेकिन फिर आगे चलकर इसका उद्देश्य ये हो गया कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत में क्या करना है? भारत में सिख सत्ता को स्थापित करना है, सिख सोवरेनिटी को, सिख संप्रभुता को स्थापित करना है, ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। हालांकि अंततः इसके अंतिम नेता राम सिंह कुका जो थे उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून कहां पर था? आज के हिसाब से म्यांमार, उस समय के हिसाब से बर्मा, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय हजारा में बनाया गया था। इस आंदोलन का भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुका ये मुख्य नेता थे, ठीक है ना। अरे भैया तो ऐसे जो आपको याद करने की जरूरत है। चलिए अब जरा जनजातीय आंदोलन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख विद्रोह हो गए। अब यहाँ से जनजातीय विद्रोह कुछ इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। आदिवासियों को सबसे पहले ठक्कर बाबा ने जनजाति कहा था, ठीक है। तो आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था, ठीक है। जनजाति लोग अंग्रेजों और बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, ठीक है। जनजाति लोगों के द्वारा अंग्रेजों को और बाहरी लोगों को क्या कहा जाता था? दीकू कहा जाता था। मतलब यह है कि जनजाति लोगों के द्वारा कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, चाहे वो अंग्रेज हो, महाजन हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो, वो क्या है? दीकू है, ठीक है। अरे क्या है भैया? वो दीकू है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना, क्या है वो? दीकू है, ठीक है। चलिए जैसे भील विद्रोह हुआ, ठीक है, जैसे भील विद्रोह हुआ, तो भील विद्रोह जो है अलग-अलग क्षेत्रों में हुए, भील विद्रोह जो है अलग-अलग क्षेत्रों में हुए। महाराष्ट्र में जो भील विद्रोह हुआ, अब ये बहुत फैक्चुअल हो जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो भील विद्रोह हुआ, ठीक है ना, महाराष्ट्र में जो भील विद्रोह हुआ, ठीक है, इसके नेता कौन थे? दशरथ, खीरिया, सेवरम, भागोजी, काजल सिंह, ठीक है। इन्हें मराठों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो भैया इसमें मुख्य नाम दशरथ का याद रखेंगे। कृषि संबंधी कर एवं अंग्रेजों के शोषण का जो भय था वो इसका कारण था। तो एक महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ, है ना, कृषि संबंधी करों और अंग्रेजों के शोषण के भय से दशरथ और खीरिया जैसे लोगों ने इसको लीड किया, ठीक है ना। भील विद्रोह एक राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में जो भील विद्रोह हुआ, इसके नेता दौलत सिंह और श्री गोविंद थे, ठीक है ना। दौलत सिंह और श्री गोविंद थे, ठीक है। तो इसका राजस्थान में जो हुआ, इसका कारण क्या था? भीलों द्वारा भुलाई और रखवाली वसूलने पर प्रतिबंध, ठीक है ना। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भीलों में कुछ अपनी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, इस वजह से ये विरोध हुआ, है ना। तीसरा नामक नया भूमि कर लगा दिया गया, दातन प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास, ठीक है। मतलब यह है कि कुछ चीजें तो अंग्रेज अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसका विरोध फालतू में हो जा रहा था, मतलब होना नहीं चाहिए था उतना, लेकिन हो जा रहा था, ठीक है ना। तो वो चीज भी है। जैसे राजस्थान के इस भील विद्रोह की अगर बात करेंगे, ठीक है, राजस्थान की इस भील विद्रोह की बात करेंगे तो इसमें तो यही था कि भील
बेसिकली लोगों में जो कुप्रथाएं थी उसको दूर करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया और उसका विरोध यही लोग करने लगे। मतलब इनको लगा कि अंग्रेज हमारे है ना जाति मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज है। अच्छा भाई, संथाल विद्रोह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, तो संथाल विद्रोह को याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। संथाल विद्रोह की बात करें तो भैया 1857 की क्रांति के जस्ट पहले हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति के जस्ट पहले यह घटना घटी है। और ये किस क्षेत्र में हुई थी? भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है, मतलब बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर वाला एरिया है, जिसे दमन इक्को के नाम से जाना जाता है। इसके नेताओं की अगर बात करें तो भैया सिद्धू कान्हू है ना, और इनके दो भाई और थे, जिनमें से एक का नाम था चांद और एक का नाम था भैरव। चांद व भैरव, ये चार के चारों भाई थे, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये चार के चारों भाई थे, ठीक है। अरे डाकन प्रथा का मतलब कि कहीं ना कहीं समाज की किसी महिला को, ठीक है, डाकू वो समझ के, चुड़ैल समझ के उसको जला कर मार डालते थे, ठीक है ना, कभी-कभी। चलिए, तो देखिए हमने कहा सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ये चार भाई थे, और इन्हीं चारों भाइयों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दमन इक्को वाला क्षेत्र जो है, बिहार और झारखंड का जो राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, इसका कारण था कि भूमि कर जो लगाए गए, अधिकारियों का जो दुर्व्यवहार था अंग्रेजी अधिकारियों का, पुलिस का दमन है ना, और तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा यहाँ पर इन लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, ठीक है। तो यही आर्थिक कारण से उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य शीघ्र ही विदेशी शासन को खत्म करना हो गया और 6000 आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ है ना सशस्त्र विद्रोह किया, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह किया। तो संथाल विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के जस्ट पहले की घटना है, जिसको सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव चार भाइयों ने लीड किया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी और साहूकारों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ होने वाला आंदोलन था, ठीक है ना। तो ये एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। और ये मुंडा या उलगुलान विद्रोह, मुंडा या उलगुलान विद्रोह तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, मुंडा या उलगुलान विद्रोह, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं भाई, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, मुंडा या उलगुलान विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज देखिए, जैसे आप इसमें देखेंगे टाइम पीरियड 1895 से 1901, ठीक है, इसको और ज्यादातर जब इसके पीक की बात करें, इसका पीक कब था? इसका पीक जो था एग्जैक्टली वो था 1899 1900, ये इसका पीक था। इसलिए कई किताबों में केवल यही डेट दी रहती है, इसलिए कई किताबों में केवल यही डेट दी रहती है 1899 1900 ईस्वी, ठीक है। क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर। नेता कौन है? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को क्या कहा गया? बिरसा मुंडा को साथियों कहा गया धरती आबा। धरती आबा मतलब धरती का भगवान, धरती आबा मतलब धरती का भगवान कहा गया, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? खुदकटी प्रथा समाप्त करने का प्रयास। तो क्या होता था, जो मुंडा लोग थे, मुंडा लोगों में खुदकटी प्रथा चलती थी, मतलब सामूहिक खेती। मतलब यह है कि ऐसा नहीं था कि सबके खेत अलग अलग है, ठीक है, ये सामूहिक खेती करते थे, सामूहिक रूप से उसको उत्पादन करते थे और उसी हिसाब से उसका जो है, ठीक है, इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेजों ने खुदकटी प्रथा को, सामूहिक खेती की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी वजह से ये विद्रोह हुआ। तो 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया, 6000 मुंडाओं ने सशस्त्र विद्रोह किया और 1900 ईस्वी में बिरसा को रांची जेल में हैजा से मृत्यु के साथ ही यह विद्रोह भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसको 1901 के बजाय क्या कर लीजिएगा, 1900 ईस्वी कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो इस चीज का ध्यान देंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट विद्रोह था जो कि देखने को मिला, ठीक है। एक कोल विद्रोह पर बात है, ठीक है। कोल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो कोल विद्रोह में आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ। बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने इसको लीड किया, ठीक है। और कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चावल की नशीली शराब के उत्पादन शुल्क लगाना और इनकी जमीनें छीनना। तो ये क्या था? कोल विद्रोह क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कोल लोगों के द्वारा नशीली शराब बनाई जा रही थी, उस पर अंग्रेजों ने उत्पादन शुल्क लगा दिया और साथ में इनकी जमीनें छीनने का प्रयास किया। इसलिए बुद्धू भगत के नेतृत्व में मुख्य रूप से आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र में, मतलब झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ। ऐसे ही खासी विद्रोह है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में मेघालय में हुआ, ठीक है। तो इसका कारण क्या था कि इस क्षेत्र से होकर, ठीक है, सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही थी। मतलब अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में एक सड़क बनाई जा रही थी। तो खासी जनजाति के जो लोग थे उनको ये लगा कि अंग्रेज हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, ठीक है। तो खासी विद्रोह को भी याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही रामोसी विद्रोह है, सेम क्षेत्र क्या है, नेता कौन है, कारण कौन है, बस इतना जान देना है। ऐसे ही कुकी आंदोलन है, क्षेत्र मणिपुर और त्रिपुरा, कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप, इसमें कोई नेता नहीं मिलता है। ऐसे ही चुआर विद्रोह है, क्षेत्र, नेता, अन्य नाम, है ना, और इसके थोड़े बहुत कारण के अंग्रेजी शोषण। तो ऐसा कोई बहुत है ना, ऐसे बवालिया चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। सीधी सी बात है, ठीक है ना, सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, चीजें ऐसे याद करनी है कि भैया कौन सा विद्रोह है, किस क्षेत्र में हुआ, कौन नेता था, या है ना उससे संबंधित कुछ फैक्ट अगर कोई है तो याद कर लेना है, ठीक है, कारण याद कर लेना है, खत्म करना है। और ये फैक्चुअल तो है पूरा टॉपिक कि भाई याद करना पड़ेगा कि कौन सा विद्रोह, कौन सा नेता, कौन सा साल, कौन सा कारण, कौन सा क्षेत्र, तो याद तो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली यही कारण है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को भी पता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाले को भी पता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने से लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है भैया। चलिए, तो फिलहाल प्रयास करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। कल मुलाकात होगी तो एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कल का हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है भैया। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।